हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लिबरलाइजेशन की। हमने बात की थी पिछली वीडियो में कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी की हमें ज़रूरत महसूस हुई क्योंकि इंडिया में जो कंडीशंस थी वो काफ़ी वर्स हो गई थी। और जो ये न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इंट्रोड्यूस की गई थी, इसके 3 इम्पॉर्टेंट पहलू थे: लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। सबसे पहले हम बात करेंगे लिबरलाइजेशन की। जब लिबरलाइजेशन का क्या मतलब है कि जितने भी अननेसेसरी रिस्ट्रिक्शंस थे, कंट्रोल थे बिजनेसेस के ऊपर गवर्नमेंट के, उन सबको रिड्यूस कर लिया जाए। इसको हम लिबरलाइजेशन कहते हैं। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स क्योंकि किस चीज़ पर बेस थे कि हम ये मानकर चल रहे थे कि जो मार्केट फोर्सेस हैं वो अपने आप अफेक्टिव मैनर में काम करेंगी और गवर्नमेंट कंट्रोल की किसी तरह की कोई ज़रूरत नहीं देखने को मिलेगी। अब लिबरलाइजेशन के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या किया? पहली चीज़ है कि लिबरलाइजेशन किया गया इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग का। पहले जब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इंट्रोड्यूस नहीं हुई थी तो प्राइवेट सेक्टर बहुत ही लिमिटेड था और प्राइवेट सेक्टर में आपको इंडस्ट्री इस्टेब्लिश करने के लिए लाइसेंस लेना पड़ता था, जो बड़ा ही रिजिड सिस्टम था। अब प्राइवेट सेक्टर को फ्री कर दिया गया कि उसे किसी तरह का कोई लाइसेंस और नहीं लेना पड़ेगा और रिस्ट्रिक्शंस थे जो वो रिमूव कर दी गई। केवल 5 इंडस्ट्रीज़ को छोड़ा गया लाइसेंस के लिए। तो वो कौन सी इंडस्ट्रीज़ हैं? जैसे लिक्योर, सिगरेट, डिफेंस इक्विपमेंट, इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव, डेंजरस केमिकल्स। इन 5 इंडस्ट्रीज़ को छोड़कर बाकी जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनमें प्राइवेट सेक्टर बिना लाइसेंस के एंटर कर सकता था। रिलैक्सेशन दिया गया फ्रॉम मोनोपोलीज एक्ट। पहले मोनोपोलीज को कंट्रोल करने के लिए MRTP एक्ट यानी मोनोपोलीज रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट लाया गया था। और इसमें क्या किया गया था कि वो जो कंपनियां जिनके एसेट 100 करोड़ से ऊपर हो जाएंगे उनको MRTP फर्म्स डिक्लेयर किया जाता था और उसके बाद उनके प्रोडक्शन के ऊपर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए जाते थे। उन्हें किसी भी जो फ्रेश इन्वेस्टमेंट थी उसके लिए गवर्नमेंट से प्रायर परमिशन लेनी पड़ती थी। लेकिन न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में रिलैक्सेशन दे दिया गया मोनोपोलीज एक्ट में और किसी तरह की नई इन्वेस्टमेंट के लिए इन कंट्रीज़ को अब इन इंडस्ट्रीज़ को अब गवर्नमेंट की परमिशन की ज़रूरत नहीं थी और ये अपने आप को एक्सपेंड करने के लिए कंपैरेटिवली फ्री हो गई थी। फिर बात करते हैं फ्रीडम फॉर एक्सपेंशन एंड प्रोडक्शन टू इंडस्ट्रीज़। यानी इंडस्ट्रीज़ को क्या किया गया? लिबरलाइज कर दिया गया। उनको लाइसेंसिंग जिनको जो लाइसेंसिंग के अंडर नहीं आती थी वो इंडस्ट्रीज़ प्राइवेट सेक्टर में इजीली इस्टेब्लिश हो सकती थी और इजीली एक्सपेंड कर सकती थी, चाहे जितना प्रोड्यूस कर सकती थी। उन्हें किसी तरह की कोई गवर्नमेंट जो ऑफिशियल अप्रूवल है उसकी ज़रूरत नहीं थी और गवर्नमेंट ने ओल्ड पॉलिसी को हटा दिया था और जो नॉर्म्स हैं उसको लिबरल कर दिए थे। क्योंकि पहले गवर्नमेंट ने क्या कर रखा था, फिक्स कर रखी थी प्रोडक्शन की कैपेसिटी कि आप इससे ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं, जिसके कारण जो इंडस्ट्रीज़ थी वो लार्ज स्केल की इकनॉमीज़ को कभी भी अचीव नहीं कर पाती थी और अंडर परफॉर्म कर रही थी। अब इस तरह की रिस्ट्रिक्शंस गवर्नमेंट ने ख़त्म कर दी। इंक्रीज़ किया गया किस चीज़ में? इन इन्वेस्टमेंट लिमिट ऑफ स्मॉल इंडस्ट्रीज़। जो स्मॉल इंडस्ट्रीज़ थी उनकी जो इन्वेस्टमेंट की लिमिट थी वो भी बढ़ा दी गई और 5 करोड़ कर दी गई। जबकि माइक्रो यूनिट्स की बात करें और टाइनी इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो उनकी लिमिट भी इंक्रीज़ करके 25 लाख कर दी गई। फ्रीडम टू इम्पोर्ट कैपिटल गुड्स एंड रॉ मटेरियल्स। अब जो आपके इंडियन इंडस्ट्रीज़ थी उनको फ्रीडम प्रोवाइड कर दी गई कि वो कैपिटल गुड्स को और रॉ मटेरियल्स को अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग फॉरेन कंट्रीज से इंपोर्ट कर सकते थे। फ्रीडम टू इम्पोर्ट टेक्नोलॉजी, और इसी के साथ हमने टेक्नोलॉजी को इम्पोर्ट करने की भी फ्रीडम इंडियन इंडस्ट्रीज़ को दे दी क्योंकि यहाँ पर मॉडर्न टेक्नोलॉजी की ज़रूरत महसूस की गई। इसी के साथ हमने क्या किया? रिप्लेस कर दिया फेरा को फेमा के साथ। पहले फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को रेगुलेट करने के लिए फेरा एक्ट था यानी फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट था और इस एक्ट में बहुत सारे चेक्स और कंट्रोल्स थे जो फॉरेन एक्सचेंज को मॉनिटर करते थे, जिसके कारण फ्रीली फॉरेन एक्सचेंज फ्लो नहीं हो पाता था। जिसके कारण फॉरेन करेंसीज फ्लो नहीं हो पाती थी। फॉरेन एक्सचेंज काफ़ी कंट्रोल्ड महसूस करता था। फॉरेन कैपिटल हमारे यहाँ पर नहीं आ पाती थी। लेकिन
न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में फेरा को फेमा से रिप्लेस कर दिया गया, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। और इसको रिप्लेस करने के साथ क्या हुआ कि आपकी जो फॉरेन कैपिटल थी उसके प्रति गवर्नमेंट का एटीट्यूड थोड़ा लिबरल हुआ और उसका फ्लो अब कंपैरेटिवली ज़्यादा हो सकता था। लिबरलाइजेशन ऑफ एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ट्रांजैक्शंस। गवर्नमेंट ने क्या किया कि जितने भी रिस्ट्रिक्शंस थे इंपोर्ट के ऊपर, चाहे वो कोटा के रूप में रिस्ट्रिक्शंस लगा रखे थे, चाहे वो टैक्स के रूप में या इंपोर्ट लाइसेंस या इंपोर्ट परमिट्स के रूप में आपके जो भी रिस्ट्रिक्शंस लगा रखे थे, वो इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस गवर्नमेंट ने कम कर दिए ताकि आपकी जिन इंडस्ट्रीज़ को इम्पोर्टेड मटेरियल की ज़रूरत है वो इजीली इंपोर्ट कर सकें, और इसी के साथ साथ जो एक्सपोर्ट थे उनको भी लिबरल बनाने के लिए एक्सपोर्ट के भी रिस्ट्रिक्शंस को कम किया गया। फिर लिबरलाइजेशन किस चीज़ का किया गया? टैक्सेशन पॉलिसी का किया गया। पहले टैक्स जो रेट्स थे वो बहुत ज़्यादा हाई पाए जाते थे, जिसके कारण डीमोटिवेशन की भावना पाई जाती थी, नए लोग नई इंडस्ट्रीज़ को इस्टेब्लिश नहीं करना चाहते थे। तो ऐसे में ज़रूरत क्या थी कि टैक्स रेट्स को रिड्यूस किया जाए। तो हर तरीके के टैक्स रेट को गवर्नमेंट ने लिबरलाइजेशन के तहत कम करने की कोशिश की, चाहे वो पर्सनल इनकम टैक्स था, चाहे वो कस्टम ड्यूटी थी, चाहे वो सिंपल जो आपके टैक्स थे, हर तरीके के टैक्स को कम किया गया। साथ ही जो कॉम्प्लेक्स टैक्स स्ट्रक्चर था आपका इनडायरेक्ट टैक्सेस की यदि स्पेशली बात करें तो उसको जीएसटी के साथ रिप्लेस कर दिया गया। लिबरलाइजेशन इन कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट में भी लिबरलाइजेशन देखने को मिला, क्योंकि अब कंपनीज को फ्रीडम दे दी गई थी कि वो फिक्स कर सकती थी अपने पब्लिक इशू के प्राइजेस को, और अगर उन्हें ज़रूरत है पैसे की तो इंडियन कंपनीज अब फ्री थी कि वो पैसा रेज कर सके, फंड्स रेज कर सके फॉरेन कैपिटल मार्केट से भी। इसी के साथ आपके बैंकिंग सेक्टर को भी लिबरलाइज किया गया और बैंक्स को फ्रीडम दी गई कि वो इंटरेस्ट रेट को कुछ हद तक कुछ लिमिट्स में सेट कर सकते थे अपने अकॉर्डिंग, और अपने एम्प्लॉयज़ को खुद रिक्रूट कर सकते थे, अपने जो इंटरनल वर्किंग मैकेनिज्म है उसको खुद से कंट्रोल कर सकते थे। अब ये जो लिबरलाइजेशन किया इसके कुछ ना कुछ फ़ायदे देखने को मिले। तो बेनिफिट्स की बात करें, पहला फ़ायदा क्या था कि हमारा जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट था वो इंक्रीज़ हुआ। आपने क्योंकि फॉरेन सेक्टर के लिए फॉरेन जो कह सकते हैं कि इंपोर्ट्स को आपने लिबरलाइज़ कर दिया, फॉरेन एक्सचेंज को आपने लिबरलाइज़ कर दिया, तो इसके कारण क्या हुआ कि जितने भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट थी वो बहुत ज़्यादा मात्रा में इंडिया में आई, चाहे वो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के रूप में आई, चाहे वो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के रूप में आई। जब आप डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो यदि कोई फॉरेन इंडस्ट्री यहाँ पर इंडस्ट्री इस्टेब्लिश करती है, प्रोडक्शन करती है, तो वो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहलाती है। जबकि आप किसी प्रोडक्टिव एसेट में ना लगाकर केवल फाइनेंशियल तौर पर अपना पैसा इन्वेस्ट करती हैं तो वो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कहलाती है, जैसे शेयर मार्केट में आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। दूसरा बात करते हैं कि इंक्रीज़ इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। हमारे यहाँ पर जितने भी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स थे वो काफ़ी बढ़ गए। क्यों बढ़ गए? क्योंकि हमारे यहाँ फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ गई थी, तो साथ ही साथ हमारे एक्सपोर्ट्स में भी बढ़ोतरी देखने को मिली थी। तो इसके कारण जितने भी फॉरेन एक्सचेंज थे वो इंडिया में ईजिली आने लगे और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में काफ़ी बढ़ोतरी देखने को मिली। इंक्रीज़ इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन लगातार इंक्रीज़ हुआ क्योंकि इंडस्ट्रीज़ को आपने तरह तरह की छूट दी थी। कंपनीज एक्ट या एमआरटीपी एक्ट या लाइसेंस एक्ट थे जो उनको लिबरलाइज कर दिया था, और इसी के कारण जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनमें एक उत्साह देखने को मिला और वहाँ ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ा। इंटरप्रेन्योर्स ने ज़्यादा रुचि ली, और केवल देश के ही इंटरप्रेन्योर्स नहीं बल्कि विदेशी इंटरप्रेन्योर्स भी यहाँ पर इंडस्ट्री इस्टेब्लिश करने के लिए राज़ी हुए, जिसके कारण ओवरऑल इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन काफ़ी बढ़ा। इंक्रीज इन कंपटीशन। अब आप कह रहे हैं कि आपके यहाँ पर देश के जो इंटरप्रेन्योर्स थे वो तो इंडस्ट्री इस्टेब्लिश कर ही रहे थे, साथ में फॉरेन इन्वेस्टर्स भी इंडस्ट्री इस्टेब्लिश करने लगे। तो इसके कारण आप देखेंगे कि बहुत सारे आपके यहाँ इंडस्ट्रीज़ इस्टेब्लिश हुई, और ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ इस्टेब्लिश होने का मतलब है ज़्यादा प्रोडक्शन होना, ज़्यादा वैरायटी ऑफ गुड्स उपलब्ध होना, जिसके कारण कंपटीशन जनरेट होता है और कंज्यूमर को फ़ायदा मिलता है। जैसे टेलीकम्युनिकेशन का यदि बात करें स्पेसिफिकली, तो टेलीकम्युनिकेशन में रिलायंस, टाटा, वोडाफोन, एयरटेल
जैसी बहुत सारी यूनिट्स एक साथ उभर कर आई, जिसके कारण कंज्यूमर को वैरायटी मिली और साथ में कंज्यूमर को प्राइस रिडक्शन और क्वालिटी इम्प्रूवमेंट के तौर पर फ़ायदा हुआ। कंट्रोल ओवर प्राइसेस भी देखने को मिला, क्योंकि लिबरलाइजेशन ने कंपटीशन को बढ़ावा दिया था, प्रोडक्शन को बढ़ावा दिया था, तो ऐसे में सप्लाई साइड मजबूत हुई और कंपटीशन के तहत एक दूसरे को देखकर जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे उन्होंने अपनी चीज़ों को कम प्राइस पर बेचने की कोशिश की, जिससे कि हमारी इकनॉमी में जो प्राइस लगातार राइज होते जा रहे थे उनको कंट्रोल करने में मदद मिली। चेक ऑन करप्शन, पहले क्या होता था कि लाइसेंस लेना पड़ता था किसी भी इंडस्ट्री को इस्टेब्लिश करने के लिए, इंपोर्ट्स के लिए क्योटाज फिक्स किए जाते थे, बहुत तरह की परमिशंस जगह जगह आपको लेनी पड़ती थी डॉक्यूमेंट्स की, तो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ये सारी परमिशन देते थे और इसके बदले में वो भारी ब्राइब की डिमांड करते थे, जिसके कारण करप्शन बहुत ज़्यादा फैल गया था। तो अब इस तरह के लाइसेंस क्योटाज और परमिशंस को ख़त्म कर दिया गया, जिसके कारण ये करप्शन भी कंट्रोल में आया। रिडक्शन इन डिपेंडेंस ऑफ एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग्स, अब आपकी इकनॉमी में क्योंकि फॉरेन जो इन्वेस्टमेंट है वो ज़्यादा बढ़ गई थी, फॉरेन फंड्स आपके पास ज़्यादा अवेलेबल थे, तो ऐसे में कंट्री को ज़रूरत नहीं थी कि वो एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग करे और गवर्नमेंट का डेब्ट था जो वो भी काफ़ी कंट्रोल हुआ। बैलेंस ऑफ पेमेंट के डेफिसिट को कंट्रोल करने में लिबरलाइजेशन ने अहम भूमिका निभाई। इसी के साथ हम बात करते हैं डिसएडवांटेज ऑफ लिबरलाइजेशन की। अब कोई भी चीज़ होती है उसके केवल फ़ायदे हों ऐसा भी पॉसिबल नहीं है और केवल नुकसान हो ऐसा भी पॉसिबल नहीं है, दोनों तरह की चीज़ें देखने को मिलती हैं। पहले हमने बात की फ़ायदे की, अब हम बात करते हैं नुकसान की। तो लिबरलाइजेशन के प्रोसीजर के कारण हमें क्या देखने को मिला, अनएम्प्लॉयमेंट में इंक्रीज़ देखने को मिला। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ इस्टेब्लिश हुई और बहुत सारे इम्पोर्ट्स को रिलैक्सेशन दी गई, जिसके कारण हमने एफिशिएंट टेक्निक को प्रेफरेंस देते हुए बेहतर टेक्नोलॉजी को इंपोर्ट किया। लेकिन ये जो टेक्नोलॉजी थी ये किस तरह की टेक्नोलॉजी थी? कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी, यानी जहाँ पर मशीन ज़्यादा प्रोडक्शन करती थी और लेबर की कम ज़रूरत पड़ती थी। फिर हर चीज़ को ऑटोमेटिक कर दिया हमने, कंप्यूटर्स इस्टेब्लिश कर दिए, मशीन्स इस्टेब्लिश कर दिए, जिसके कारण इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ में लेबर की डिमांड कम रह गई और अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम फेस करने को मिली। दूसरा लॉस जो हुआ वो डोमेस्टिक यूनिट्स को हुआ। अब क्योंकि फॉरेन सेक्टर के लिए भी हमने अपनी इकनॉमी को खोल दिया था, वो यहाँ अगर इन्वेस्टमेंट कर सकते थे, तो जो हमारे यहाँ की डोमेस्टिक यूनिट्स थी जिनके पास अच्छे रिसोर्सेज पहले अवेलेबल नहीं थे और जो अच्छी गुणवत्ता का प्रोडक्शन नहीं कर सकती थी, जिनके लिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी बहुत हाई था, उनको प्रॉब्लम हुई, क्योंकि उन्हें अब compete करना पड़ा मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस से और ऐसे में वो compete करने में सक्सेसफुल नहीं रही, जिसके कारण ऐसी यूनिट्स पहले सिकनेस का सामना कर रही थी और बाद में उन्हें बंद करना पड़ा। फिर इंक्रीज़ हुई हमारी डिपेंडेंस फॉरेन नेशंस पर। अब हमने लिबरल इम्पोर्ट्स को बढ़ावा दे दिया। ऐसे में क्या हुआ, बहुत से कंज्यूमर्स जो रिच कंज्यूमर्स आप जिनको कह सकते हैं, उन्होंने ये फॉरेन गुड्स को कंज्यूम करना शुरू कर दिया और उनकी प्रेफरेंस फॉरेन गुड्स के लिए बढ़ गई और ऐसे में एक नेगेटिव इम्पैक्ट आपको देखने को मिला अपने देश में जो प्रोड्यूस हो रही थी उन गुड्स के लिए और टेक्नोलॉजी के लिए, जो कि लॉन्ग रन में किसी भी इकनॉमी के लिए अच्छा नहीं होता यदि सेल्फ सफिशिएंसी की तरफ हम बात करें। अनबैलेंस्ड डेवलपमेंट हुआ। अब ऐसे प्रोडक्ट्स को लोगों ने प्रोड्यूस करने के लिए अहमियत दिखाई जो प्रीमियम प्रोडक्ट्स थे, जिनमें प्रॉफिट मार्जिन्स बहुत ज़्यादा थे और जो हायर इनकम ग्रुप के लिए ज़रूरत थे। लेकिन जो मास कंजम्पशन के गुड्स थे जहाँ पर प्रॉफिट कम थे, लोअर इनकम सेगमेंट की यदि हम बात करें, तो उन चीज़ों का जो प्रोडक्शन था उसमें किसी तरह की कोई रुचि आपके इन्वेस्टर्स ने नहीं ली। और जो अनबैलेंस डेवलपमेंट है वो रीजनल इम्बैलेंसेस के तौर पर भी देखने को मिली, क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टर्स ऐसी जगह पर अपनी या प्राइवेट इन्वेस्टर्स ऐसी जगह पर अपनी इंडस्ट्रीज़ को इस्टेब्लिश करना चाहते हैं जो पहले से ही बहुत ज़्यादा डेवलप्ड हों, जहाँ पर हर तरीके की सुविधाएं उन्हें मिल सके। इससे क्या हुआ कि जो डेवलप्ड एरियाज़ थे वो और ज़्यादा डेवलप हुए और जो बैकवर्ड एरियाज़ थे वहाँ किसी तरीके का कोई डेवलपमेंट इन्हांस नहीं हो सका।